बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सी शार्प में एक नई चीज़, न्यू थिंग इंट्रोड्यूस की गई है, वो है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अल्टरनेटिव हैं गेट और सेटर के लिए। गेटर और सेटर फंक्शन जो कि हम कोई अगर हमारे पास कोई प्राइवेट डेटा मेंबर हो तो उसको हम जब एक्सेस करते हैं, जो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ फिर हम पब्लिक फंक्शंस लिखते हैं। पब्लिक फंक्शन जो है ना लिखते हैं, इन पब्लिक फंक्शन को हम गेटर और सेटर का नाम देते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी में खास बात ये है कि दे विल बी यूजेज उनका हो जो है वो वेरिएबल्स की तरह होगा और बिहेवियर जो है वो फंक्शन की तरह होगा। तो ये किस तरह से अभी हम थोड़ी देर में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह से इनका यूजेज वेरिएबल्स की तरह होगा। टाइप्स प्रॉपर्टीज की दो तरह से हैं, इम्प्लिसिट प्रॉपर्टीज एंड एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टीज। तो ये भी हमें थोड़ी देर में इनको देखने लगे हैं कि इम्प्लिसिट क्या है और एक्सप्लिसिट क्या है। इम्प्लिसिट में हम जो है कोई अपने वेरिएबल का तयन नहीं करेंगे और एक्सप्लिसिट में बाकायदा तौर पे वेरिएबल डिफाइन करके तो उसको यूज़ किया जाएगा। फिर हम देखेंगे रीड ओनली प्रॉपर्टीज कैसे बनाई जा सकती हैं। तो चलते हैं आगे। एक्सप्लिसिट, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैं एक क्लास आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टेबल के नाम से। इसके पास एक डेटा मेंबर, सैंपल के तौर पे मैंने एक डेटा मेंबर रखा हुआ है इंटीजर टाइप का, वो है रेंज के नाम से। अब इस डेटा मेंबर को हम वैल्यू असाइन भी करना चाह रहे हैं और इससे वैल्यू रीड भी करना चाह रहे हैं। तो साइन करने के लिए सेट रेंज के नाम से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमने फंक्शन बना रखा है सेट रेंज, जो कि इसे वाइड रिटर्न करना चाहिए, इंटीजर रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो सेट रेंज और इसमें हम एक वैल्यू पास करें आर, तो वो जाके इस फंक्शन के अंदर रेंज को एलोकेट कर दी जाएगी। इसी तरह ये हमें एक गेट रेंज यानी कि एक फंक्शन होना चाहिए हमारे पास गेट रेंज। इसे ठीक कर लेते हैं वाइड और इसको गेट रेंज। तो गेट रेंज की जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर होनी चाहिए इस तरह से। तो ये हम इसमें सिंपली जो है हम रिटर्न कर रहे होंगे ये वैल्यू कि ये सिंपली ये वाली जो है वैल्यू है यहाँ से रिटर्न कर दी जाएगी। तो ये हमारा नॉर्मल तरीका है। या जावा में अगर आप देखें तो जावा में हम ये गेटर और सेटर इसी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। सी शार्प में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर गई प्रॉपर्टीज। तो मैं इस कोड को प्रॉपर्टीज में लिखने की कोशिश करता हूँ। देखें क्लास टेबल ये वैसे ही रहेगा और इसी तरह से वेरिएबल जो है वो भी नो चेंज, इसी तरह से हमारे पास वेरिएबल रहेगा प्राइवेट। चूंकि इसका और यहाँ पे वेरिएबल का कैपिटल है, मैं स्मॉल में यूज कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्यों कैपिटल में यूज किया गया है। अब ये जो गेट और सेट हैं ये इनकी बॉडीज हमें दरकार हैं ये वाली, लेकिन ये सिग्नेचर हमें दरकार नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ सेट और इसके अंदर हम ये जो इसकी बॉडी है एज इट इज यहाँ पे ले जाएंगे। तो लिखेंगे रेंज और आर इस तरह से। और इसी तरह ये जो गेट का फंक्शन है ये हम लिखेंगे गेट, ठीक है, गेट और गेट में के बाद दो ब्रैकेट्स करली ब्रेसेस और यही कोड यहाँ पे लिखेंगे हम रिटर्न रेंज। तो ये आर स्मॉल होना चाहिए हमारे पास क्योंकि हम स्मॉल वाला आर ऊपर यूज कर रहे हैं वाला। तो इसी तरह हमारे पास ये इसमें भी और स्मॉल होना चाहिए।
तो इस क्लास को, नॉर्मल क्लास को हम C# क्लास में विद प्रॉपर्टीज जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखें आप, ये क्लास नेम जो है ये एज इट इज रहेगा, क्लास टेबल, कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह क्लास की बाउंड्री इसी तरह ही रहेगी। वेरिएबल भी इसी तरह ही हमारे पास डिफाइन होगा, प्राइवेट, ये पी स्मॉल में, और इसकी इंटीजर टाइप है, और नेम को मैं जरा बदल रहा हूं, या इसी तरह रहने देते हैं, रेंज ऐसे। इसके बाद आप गौर से देखें, ये दोनों यानी कि गेट और सेट हमें चाहिए होंगे, तो मैं इनके थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे मैं छोड़ के लिख रहा हूं, सेट और करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड करली ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला कोड इधर लिख देंगे, रेंज इज इक्वल टू आर। और इसी तरह ये जो है गेट वाला कोड, तो इसके लिए मैं लिखूंगा गेट और रिटर्न रेंज। अगर आप देखें तो ये जो प्रीवियस कोड था, क्लासिकल कोड, उसमें ये जो दो गेटर और सेटर की बॉडीज हैं, ये मैंने एज इट इज यहाँ पे ट्रांसफर कर दी है। सिर्फ ये किया है कि फंक्शन के नेम की जगह मैंने सेटर की सूरत में सेट लिखा है और गेटर की सूरत में मैंने गेट लिखा है। अब इन दोनों को हम एक और करली ब्रेसेस में बंद कर देंगे, और इसके बाद हम इनके इस करली में जो हमने ये बाउंड्री लगाई है, इसके बाहर हम लिखेंगे, और से देखें, पब्लिक, यानी कि प्राइवेट की जगह हम पब्लिक करेंगे, इंटीजर की तरह इसी तरह इंटीजर आ जाएगा इंट, और रेंज की जगह आप इसका नाम बदल दें, माई रेंज रख लें, माई रेंज। तो इस तरह हमने ये वाली देखें, ये जो गेटर सेटर हैं, इसका जो इक्विवेलेंट है ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी की सूरत में इंप्लीमेंट किया है। ये दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको हम जरा अपने कोड में करके देखते हैं और हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं कोड की तरफ। इस प्रोग्राम में हमने एक टेबल की क्लास जो है हमारे पास इंप्लीमेंट हुई है, तो इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, हम उनको प्राइवेट करते हैं ताकि हम देख सकेंगे किस तरह से प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की जा सकती है। तो ये टेबल क्लास में चलते हैं। यहाँ पे दो हमारे पास वेरिएबल हैं, एक नंबर है, एक रेंज है। तो हम रेंज के लिए दो गेटर सेट लिखेंगे, पहले से प्राइवेट करते हैं। जैसे मैं इसे प्राइवेट करूँगा तो आप देखें, अब ये जो रेंज है मेरे पास वो यहाँ पे मेन में एक्सेसिबल नहीं रहेगी। ये तो अब मैं वापस जाता हूँ अपने प्रोग्राम ऊपर क्लास वाली फाइल में। तो अब मुझे यहाँ पे दो गेट और सेट फंक्शन लिखने पड़ेंगे, जो क्लासिकल तरीका है। तो वो लाजिम बात है वो पब्लिक होंगे, पब्लिक, और उसके बाद इंट अगर मैं लिखूंगा तो ये गेट रेंज का फंक्शन होगा, गेट रेंज, क्योंकि रेंज गेट करते हुए रिटर्न हो रही होगी। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ये इस फंक्शन की बॉडी इस तरह से लिखनी पड़ेगी, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह मैं अगर सेटर का फंक्शन मांगा तो वो भी पब्लिक होगा। सेटर ने कुछ नहीं रिटर्न करना, इसलिए वाइड इसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे, और इसका जो है वो ये सिग्नेचर होगा, और इसको कोई वैल्यू पास करेंगे, इंट आर। तो यहाँ अगर आप देखें ये इस तरह से, तो इसके अंदर जो बॉडी होगी वो सिंपली हमारी होगी कि रेंज को वैल्यू जो है इज इक्वल टू आर सेट कर दी जाए इस तरह से। तो ये है हमारा क्लासिकल वे कि हम जब कोई डेटा प्राइवेट करते हैं तो उस सूरत में हमें इस तरह से गेटर सेट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर हमने इतने सादा गेट और सेट इंप्लीमेंट करने हैं, हमने वैल्यू
को, जैसे मैंने पहले कहा, हमने वैल्यू को वैलिडेट नहीं करना, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये गेट और सेट लिखने की। तो उस सूरत में आप इसे ही पब्लिक कर दें और ये गेट और सेट खत्म कर दें, क्योंकि आप कोई वैल्यू चेक नहीं कर रहे। अगर आपके पास कोई है ऐसी रीज़न, जैसे मेरे पास ये रीज़न है कि रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो मैं यहाँ पे एक चेक लगा रहा हूँ, इफ़ ये जो आर आ रहा है वैल्यू सेट होने का वो बड़ा है या बराबर है 0 के, तो मैं रेंज का वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं रेंज का वैल्यू 0 असाइन कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक वैलिड रीज़न है ताकि मैं ये सेट का फंक्शन इंप्लीमेंट करूँ। ठीक हो गया जी। अब सिंपली ये ध्यान में रखें कि हमारे पास एक वेरिएबल था प्राइवेट और उसके लिए हमने गेट और सेट इंप्लीमेंट की। गेटर सेटर हमने इंप्लीमेंट कर लिए हैं। अब इसका यूजेज कैसे होगा ज़रा चल के अपने मेन में जाके देखते हैं। तो इस तरह हम ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं कर सकते अब रेंज को, क्योंकि ये प्राइवेट हो चुका है। तो इसके बजाय हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, टेबल डॉट सेट रेंज, और इसमें हमें ये वाली जो इंट 32 डॉट पार्स और ये str नाम करना पड़ेगा इस तरह से। यानी कि इस तरह से ये जो वेरिएबल को हम डायरेक्टली एक्सेस करके इक्वल करके वैल्यू असाइन कर रहे थे, उसके बजाय अब हमें ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमने ये वैल्यू प्रिंट करवानी है, मसलन सी आउट करेंगे और आप सी आउट में कह रहा हूँ सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें अगर आप ये वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, वैल्यू ऑफ रेंज, तो जब आप वैल्यू रीड करेंगे तो उस वक्त आपको इसी तरह से फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। देखें आप, ये टेबल डॉट गेट टेबल डॉट गेट रेंज, इस तरह से जैसे ये गेट रेंज आप लिखेंगे तो इस तरह। तो अब हम इसको इन फंक्शन को प्रॉपर्टीज में बदलते हैं। तो जरा गौर से देखें इनको कैसे प्रॉपर्टीज में बदला जाएगा, तो और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। प्रॉपर्टी में बदलने के लिए आप इनके सिग्नेचर यानी कि गेट के सिग्नेचर की जगह आप लिखें गेट, यानी कि इसका जो गेट का सिग्नेचर है सिंपली उसको रिमूव कर दें और उसकी जगह गेट लिख दें, और सेटर के सिग्नेचर को रिमूव करके उसकी जगह सेट लिख दें। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसका सेट का सिग्नेचर रिमूव किया है तो इसमें एक मसला आ गया कि आर की डेफिनेशन हमारे से गायब होगी, लेकिन सेट में जो वैल्यू सेट होने के लिए आएगी वो एक वैल्यू के कीवर्ड में आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे उस वेरिएबल की जगह वैल्यू का कीवर्ड लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू की जगह ये वाला वेरिएबल यानी कि रेंज को रेफर करना शुरू करते हैं। चलें आगे चलते हैं। ये करने के बाद आप इस गेट और सेट को एक कर्ली ब्रैकेट्स के एक ब्लॉक में बंद करेंगे ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे बंद करेंगे तो ये इस तरह से सेट हो जाएंगे। और अब आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी का सिग्नेचर ऊपर लिखना है। इस ब्लॉक, ये जो मैंने एक्स्ट्रा ब्लॉक लगाया ना इसके ऊपर आप लिखेंगे, ऊपर देखें वेरिएबल में प्राइवेट की जगह लिखेंगे आप पब्लिक, उसकी डेटा टाइप वैसे ही रहेगी, और नाम की जगह अब आपको नया नाम देना पड़ेगा माई रेंज, इस तरह से। और अगर आप बेहतर है कि हम अगर इसको आर कर लें, स्मॉल में कर लें, और यहाँ पे माई रेंज की जगह कैपिटल के साथ रेंज हो, और यहाँ पे हम आर स्मॉल को यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखें आप जरा दोबारा से गौर से देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल है जो वैल्यू मेंटेन करेगा, ये हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हम सेट किया करेंगे, और जब इसमें से इस प्रॉपर्टी में से वैल्यू गेट करेंगे तो हमारा वेरिएबल वाली वैल्यू रिटर्न होगी। जब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम वैल्यू सेट कर रहे होंगे तो ये इसी वेरिएबल के पास वैल्यू जाएगी हमारी, ठीक है। तो इस तरह मैंने ये
जो है सेटर और गेटर को प्रॉपर्टी में बदल दिया है। अब इसका यूजेज चेक करें, गौर से देखें। अब गौर करें तो हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या था, रेंज, ये, और सेट करते हुए ये हम जब इसको यूज कर रहे थे सेटर को, तो ये 3 है। तो देखिए यहाँ अब इन दोनों में से एलिगेंट कौन सा लग रहा है, ये वाला ज्यादा एलिगेंट लग रहा है, ठीक है। ऑल्दो दिस इज नॉट डिफिकल्ट वन बट दैट लुक्स लाइक एलिगेंट, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। इसी तरह अगर आप ये देखें, ये इस 9 इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में वेरिएबल के साथ अगर लिखता, ये इस तरह से, तो अब देखें यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो इसके बजाय हमें ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है, हम डायरेक्टली उसको प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो ये अब हमें ये फंक्शन गेटर सेटर जो है वो नहीं लिखने पड़ेंगे अगर हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। अब इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि जब आप वैल्यू सेट करेंगे, ये वाला सेट वाला वैल्यू, इसमें रेंज में वैल्यू सेट की जा रही है, तो ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इसे रन किया, हमारा ये देखा आपने सेट वाला फंक्शन जो है उसमें ये वैल्यू सेट होने के लिए आ गई है। अब मैं इसे F10 प्रेस करता हूँ, ये देखिए आप, तो सेट की सूरत में ही हमारी वैल्यू यहाँ पे रेंज में सेट होने के लिए आ गई है। अब इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। पहले डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर आई है, अब मैं इसमें वैल्यू जो है वो यूजर से लेके सेट करना है। जैसे 12 का टेबल प्रिंट करना है और मैं इसे 8 तक रेंज प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो अब देखें जैसे मैंने एंटर किया तो दोबारा ये वैल्यू सेट होने के लिए आ गई। अब मैं फिर आगे मूव करता हूँ, तो ये देखा आपने वैल्यू के अंदर 8 है, प्रीवियस रेंज हमारी 10 थी, अब ये ओवरराइड होने लगा, ये तो 8 वैल्यू रेंज में चली जाएगी और ये हमारी प्रॉपर्टी एंड कर देगी। और इस तरह से जैसे अब रीड करेंगे तो रीड की सूरत में ये गेट वाली क्लास में जाएगा और वहां जाके ये एक रिटर्न करेगा। मैं यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, देखें आप, ये देखा आपने यहाँ पे आ गया, हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब इसे रन करते हैं, तो जैसे इसे हम रन करेंगे तो ये देखें आप, हमारे पास जो आउटपुट है वो बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी जैसे कि हमारे पास प्रोग्राम में, नॉर्मल प्रोग्राम में आ रही थी। इस तरह हमने देखा कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखें यूजेज इसका उसी तरह से है जैसे एक वेरिएबल का है, लेकिन इसका बिहेवियर जैसे मैंने आपको डिबग करके दिखाया कि ये इस हर जब असाइनमेंट होती है तो ये वाली लाइनें एग्जीक्यूट होती हैं, जब रीड किया जाता है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो इससे पता चला कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं दे हम उनका यूजेज जो है वो लाइक वेरिएबल कर रहे हैं, लेकिन दे बिहेव लाइक ए फंक्शन। तो इससे ये एक नई चीज थी C# में जो कि इंट्रोड्यूस की गई। अब हम आगे चलते हैं। इम्प्लिसिट प्रॉपर्टीज, एक चीज ध्यान में रखें, अगर आपने प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की हैं, ठीक है, और उसमें अगर आपने कंडीशन में कुछ नहीं चेक किया कि कोई वैल्यू नहीं चेक की, मसलन ये देखें मैं उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। तो हमने एक वेरिएबल बनाया इन पर जो कि प्राइवेट था, प्राइवेट इंट रेंज, और उसकी जगह फिर हमने पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई इंट R कैपिटल के साथ रेंज, और इसके अंदर ये 2 ब्रैकेट्स है। एक हमने गेट की क्लास लिखी जिसमें सिंपली ये वाला वेरिएबल हम जो है रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न रेंज, और एक हमने सेट की क्लास लिखी और उसमें हमने क्या किया, इफ जो वैल्यू आ रही है, इफ जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो फिर हम जो
वैल्यू है हम इस वेरिएबल को असाइन करेंगे, तो रेंज इज इक्वल टू वैल्यू। अदरवाइज हम रेंज को 0 वैल्यू असाइन करें। तो फर्ज करें आप अपनी जब प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप ये वाली कंडीशंस नहीं चेक करते, ठीक है, बल्कि मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। तो मैं रेड से इसको क्रॉस कर देता हूँ। ये आप लाइंस नहीं लिखते, इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली रीड कर रहे हैं और डायरेक्टली राइट कर रहे हैं। तो इस सूरत में हमें ये एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टी, ये क्या है, एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टी, तो इसके बजाय आप इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी लिखें। वो कि इस तरह से है, तो आप सिंपली लिखें पब्लिक इंट रेंज और इस डबल ब्रैकेट में एक दफा गेट लिखें, सेमीकोलन लगाएं, दूसरी दफा सेट लिखें और सेमीकोलन लगाएं, यानी कि इस तरह से। अब वो कंपाइलर जो है वो इस इम्प्लिसिट, दिस इज द इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी, इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी के लिए एक वेरिएबल भी बनाएगा, ठीक है, एक वेरिएबल बनाएगा, कौन, कंपाइलर। और इस तरह की सादी वाली जो कि बगैर किसी चेक की दो गेट एंड सेट क्लॉजेज भी ऐड करेंगे, डिफॉल्ट क्लॉजेज भी ऐड, डिफॉल्ट क्लॉजेज भी इसमें ऐड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे देखें तो हमें ये जो नंबर है इसका हमने पब्लिक कर रखा है, तो अगर हम इसे प्रॉपर्टी में बदलना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ये इस तरह से डिफाइन कर देंगे, यानी कि हमने एक गेट की क्लॉज बगैर बॉडी के लिखी है और सेट की क्लॉज बगैर बॉडी के। तो इसको, ये जो नंबर है इसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी, और यहाँ जो रेंज वेरिएबल के साथ और ये गेट की एक्सप्लिसिटली वैल्यू सेट और गेट की जा रही है, इसको हम एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास जो नंबर को हमने यूज किया, ये हमारे पास इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी की एक एग्जांपल है, इम्प्लिसिट। तो इसलिए मैं थोड़ी देर पहले यही कह रहा था आपको कि अगर आपने यहाँ पे ये वैल्यूज नहीं लिखनी, ये वाली कंडीशंस नहीं लगानी, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लिसिटली ये लिखने की, उसकी जगह आप ये इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी बना सकते हैं। इसी तरह ये जो हमारा ये व्यू स्टूडियो है, ये हमें हेल्प करता है ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के शॉर्टकट से। ये मैं डिलीट करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ प्रॉप PROP और डबल प्रेस करता हूँ, तो ये मुझे इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी की इजाज़त है। पहली वाली का नाम मैं रख लेता हूँ नंबर, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे नंबर इसका नाम रखता हूँ जो कि मेरी एक। और इसी तरह मैं अगर एक एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टी बनाना चाहूँ जो कि रेंज के नाम से है, तो मैं लिखूंगा PROP फुल और डबल टैब प्रेस कर। ये मुझे पहले कह रहा है इसके डेटा टाइप के रखनी है, फिर वो कह रहा है इसके वेरिएबल का नाम करें, मैंने रेंज से, जैसे मैं रेंज चेंज किया ना, तो ये देखिए यहाँ पे भी चेंज होती। और उसके बाद ये मैं रेंज कैपिटल, और ये फिर अब मैं सेट के अंदर अपनी कंडीशन जो है वो ऐड कर लूंगा ताकि एक्सप्लिसिट बनाने का कोई फायदा हो। अगर रेंज जो वैल्यू है, जो वैल्यू आ रही है वो अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो फिर हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो ये रेंज, एल्स क्या करेंगे, एल्स रेंज इज इक्वल टू इस तरह से। तो ये हमने दो प्रॉपर्टीज डिफाइन की, दिस इज द इम्प्लिसिट वन एंड दिस इज द एक्सप्लिसिट वन।
एक आखिरी चीज रह गई है जो कि हमें सीखनी है, वो है रीड ओनली एंड कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज। तो फर्ज करे मैं वहीं पे आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं ये सेट की क्लास यहाँ पे उठा दूँ, ये वाली कंट्रोल एक्स, तो आप देखें ये जो मेरी प्रॉपर्टी है सिर्फ रीड की जा सकती है, सेट नहीं की जा सकती। तो इस तरह ये मेरी रीड, ये जो रेंज प्रॉपर्टी है वो जो है वो रीड ओनली प्रॉपर्टी बन जाएगी, कंट्रोल भी। इसके अलावा हम बेशुमार क्लासेस में, जैसे एक सर्कल की अगर आपके पास क्लास है, सर्कल क्लास हो और उसमें आप एरिया डिफाइन करना चाहें, एरिया को एज ए प्रॉपर्टी, तो आप लिखेंगे पब्लिक और उसमें जैसे मैं इसे कहता हूँ फ्लोट एरिया। एरिया की आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें एरिया को सेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है जो कि रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसकी जगह सिर्फ हम गेट की क्लास लिखेंगे और कोई वेरिएबल नहीं यूज करें, हम लिखें रिटर्न करेंगे रिटर्न पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। फर्ज करें यहाँ पे एक इंटीजर रेडियस डिफाइन है, तो रेडियस इंटू रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो अगर आप गौर करें तो इस प्रॉपर्टी में कोई वेरिएबल नहीं यूज हो रहा और सिर्फ गेट की क्लॉज। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एरिया है ये रीड ओनली होगा, ये एरिया की प्रॉपर्टी। दूसरा ये कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी के तौर पे भी इस्तेमाल होगा, कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज जो हैं हमें हेल्प आउट करती हैं। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको कि गेटर और सेटर की जगह, ये गेटर और सेटर की जगह हम प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज में ये हम एक्सप्लिसिट प्रॉपर्टीज का सिंटैक्स है, उसमें आपने वेरिएबल भी डिफाइन करना है और प्रॉपर्टी की क्लास जो है वो भी लिखनी है और इसमें सेट और गेट दोनों लिखने हैं, ये ध्यान में रखें। इम्प्लिसिट में अगर आपके सेट क्लास में आप कोई चीज नहीं चेक कर रहे, कोई वैल्यू नहीं चेक कर रहे, सिंपली सेट कर रहे हैं और गेट कर रहे हैं, तो उस सूरत में हम बजाय इसके कि हम ये एक्सप्लिसिटली वेरिएबल भी डिक्लेयर करें और ये सेट और गेट की क्लॉजेज भी डिक्लेयर करें, उसके बजाय हमारे पास ये एक तरीकाकार है कि हम सिंपली इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें जिसमें हमने पब्लिक इंट डेटा टाइप और अंदर क्लॉज के अंदर सिर्फ गेट और सेट के कीवर्ड लिखेंगे। अब कंपाइलर हमारे लिए क्या करेगा, एक वेरिएबल ऐड करेगा। ठीक है, कंपाइलर विल क्रिएट वेरिएबल और सेट और गेट की क्लासेस भी, ये सादी वाली जो क्लासेस हैं ये भी इंप्लीमेंट कर देगा। तो दिस विल बी द जॉब ऑफ कंपाइलर। और लास्टली हमने देखा कि बाज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जैसे सर्कल में एरिया या रेक्टेंगल में एरिया जो कि डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं, जो किसी और वैल्यू के चेंज होने से बदल जाती है। जैसे एरिया जो है रेडियस पे डिपेंडेंट है, तो जैसे रेडियस चेंज होगा तो हमारा एरिया भी बदल जाएगा हमारे सर्कल का। तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ एक गेट की क्लॉज इंप्लीमेंट की है और उसमें इसका मतलब एरिया हम सेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी होगा, तो इसमें एक फार्मूला है जो कि हर दफा फ्रेश जो एरिया है वो हमें रिटर्न करेगा। तो थैंक यू सो मच। ये आज का टॉपिक था प्रॉपर्टीज के ऊपर।